हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूपी बोर्ड अड्डा। हम लोग आज नागरिक शास्त्र के पार्ट 1 के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जो कि नागरिक शास्त्र के होने वाले हैं। नागरिक शास्त्र के होने वाले हैं पिछले वर्षों में आए हुए 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। ये वो प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो बिना समय गवाए हम क्लास को शुरुआत करते हैं। क्लास में पहला क्वेश्चन है कि शीत युद्ध के समय विश्व की व्यवस्था कैसी थी। तो शीत युद्ध के समय विश्व की व्यवस्था कैसी थी? ऑप्शन है एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय, बहुध्रुवीय या क्षेत्रीय ध्रुवीय। तो आप सबने पढ़ा होगा कि शीत युद्ध के समय विश्व व्यवस्था द्विध्रुवीय थी। कैसी थी? द्विध्रुवीय थी। अगला, शीत युद्ध किन दो महाशक्तियों के बीच हुआ था? तो शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य हुआ था। अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य हुआ था। अगला, नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन 1945, दूसरा ऑप्शन 1947, तीसरा 1949, चौथा 1995। तो नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में। नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वार्सा संधि संगठन किससे संबंधित है? वार्सा संधि संगठन किससे संबंधित है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वार्सा संधि संगठन अमेरिका से संबंधित है, या संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित है, या सोवियत संघ से, या यूरोप से। तो वार्सा संधि संगठन सोवियत संघ से संबंधित है। वार्सा संधि संगठन सोवियत संघ से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, गुट निरपेक्षता आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? गुट निरपेक्षता आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? बांडुंग में, बेलग्रेड में, काहिरा में या नई दिल्ली में? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका आंसर है बेलग्रेड। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन 1955, दूसरा 1957, तीसरा 1961, चौथा 1965 में। तो आपको बताएं गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 1961 में। कब हुई थी? 1961 में। अगला क्वेश्चन, बांडुंग सम्मेलन कब हुआ था? तो बांडुंग सम्मेलन कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1950, दूसरा 1955, तीसरा 1960, चौथा 1961। तो बांडुंग सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 1955 में। कब हुआ था? 1955 में। अगला, गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? नेहरू थे, या नासिर थे, या टीटो थे, या उपयुक्त सभी थे? तो आपको इसका आंसर बताना है। तो ध्यान रखना, गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेहरू भी थे, नासिर भी थे, टीटो भी थे, यानी उपयुक्त सभी, यानी डी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था? क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था? पहला ऑप्शन 1959, दूसरा 1961, तीसरा 1962, चौथा 1965 में। तो क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था हमारा 1962 में। कब हुआ था? 1962 में हुआ था क्यूबा मिसाइल संकट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बर्लिन की दीवार कब गिरी थी? बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। तो 1985, 1987, 1989 और 1991। मैं आशा करता हूँ इसका आंसर आप सभी को पता होगा। इसका आंसर है 1991। 1991 में बर्लिन की दीवार गिरी थी। अगला, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1989, 1990, 1991, 1992। तो सोवियत संघ का विघटन जो हुआ था वो हुआ था 1991 में। बर्लिन की दीवार को गिरना ही सोवियत संघ का विघटन माना जाता है। तो 1991। सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व व्यवस्था बनी। एक द्विध्रुवीय, बहुध्रुवीय, एक ध्रुवीय या क्षेत्रीय? तो याद रखना, सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व की अर्थव्यवस्था जो बनी थी वो कैसी बनी थी? एक ध्रुवीय। कैसी बनी थी? एक ध्रुवीय बन गई थी। आगे देखो,
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1919, 1939, 1945, 1950। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1945 में। कब हुई थी? 1945 में। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में, पेरिस में, लंदन में या न्यूयॉर्क में? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। अगला, सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य कितनी है? सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य कितनी है? 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 10 हैं? तो ध्यान रखना सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं केवल 5। ठीक है, कितने हैं? 5 हैं। आगे बढ़ते हैं। वीटो शक्ति किसे प्राप्त है? वीटो शक्ति किसे प्राप्त है? महासभा को, महासचिव को, या स्थायी सदस्य को, या अस्थायी सदस्य को? याद रखना वीटो पावर है स्थायी सदस्यों के पास। ठीक है, वीटो पावर स्थायी सदस्यों के पास है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रत्येक देश को कितने मत मिलते हैं? याद रखना वीटो संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रत्येक देश को कितने मत मिलते हैं? मत मतलब होता है वोट। कितने वोट मिलते हैं? ध्यान रखना प्रत्येक संयुक्त राष्ट्र में प्रत्येक देश को केवल एक वोट मिलता है। कितना मिलता है? केवल एक वोट मिलता है। कितना मिलता है? केवल एक वोट मिलता है। कितना मिलता है? केवल एक वोट मिलता है। आगे बढ़ते हैं। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब हुई थी? मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1945 में, दूसरा ऑप्शन है 1947 में, तीसरा ऑप्शन है 1948 में, चौथा ऑप्शन है 1950 में। ध्यान रखना मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा हुई थी 1948 में। कब हुई थी? 1948 में। वैश्वीकरण का मुख्य आधार क्या है? वैश्वीकरण का मुख्य आधार क्या है? ध्यान रखना इसके ऑप्शन है सैन्य शक्ति है, या तकनीकी व्यापार है, या जनसंख्या है, या संस्कृति है। तो याद रखना जो वैश्वीकरण का मुख्य आधार है वो है तकनीकी और व्यापार। क्या है? तकनीकी और व्यापार। अगला क्वेश्चन, WTO की स्थापना कब हुई थी? WTO की स्थापना कब हुई थी? 1991, 1993, 1995, सन 2000 में। तो आपको याद रखना है कि जो WTO की स्थापना हुई थी वो हुई थी हमारी 1995 में। कब हुई थी? 1995 में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। IMF आप लोग सब जानते होंगे। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो IMF का मुख्यालय कहाँ पर है? तो याद रखना वॉशिंगटन DC में। कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में है। IMF का मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में। अगला, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1944, 1945, 1947, 1950। तो याद रखना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था 1944 में। कब हुआ था? 1944 में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक का उद्देश्य क्या है? मतलब किस लिए विश्व बैंक की स्थापना की गई थी? शांति स्थापना, आर्थिक विकास, युद्ध रोकना, या मानवाधिकार? तो याद रखना विश्व बैंक की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी आर्थिक विकास के लिए। किसके लिए की गई थी? आर्थिक विकास के लिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? तो यूरोपीय संघ की मुद्रा डॉलर है, या पाउंड है, या यूरो है, या ये नहीं? तो ध्यान रखना यूरोपीय संघ की मुद्रा है यूरो। क्या है यूरोपीय संघ की मुद्रा? यूरो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यूरोपीय संघ की शुरुआत किस नाम से हुई थी? ध्यान रखना यूरोपीय संघ की शुरुआत किस नाम से हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना यूरोपीय संघ की स्थापना या तो EEC, या नाटो, या सार्क, या आसियान। तो याद रखना यूरोपीय संघ की स्थापना EEC से हुई थी। किससे हुई थी? EEC के साथ हुई थी। अगला क्वेश्चन, आसियान किस क्षेत्र से संबंधित है? ध्यान रखना आसियान किस क्षेत्र से संबंधित है? दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया? तो याद रखना आसियान जो संबंध है दक्षिण पूर्व एशिया से संबंधित है। किससे संबंधित है? दक्षिण पूर्व एशिया, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगला क्वेश्चन, सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी? इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन 1980, 1983, 1985, 1990। तो याद रखना सार्क की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1985 में। कब हुई थी? 1985। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अगला, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली, ढाका, काठमांडू, कोलंबो?
तो याद रखना सार्क का जो मुख्यालय है वो है काठमांडू में। कहाँ पर है? काठमांडू में। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। कौन सा नंबर? सी ऑप्शन सही है। अगला, भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? 1945, 1946, 1947, 1950 में। तो बताइए भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो याद रखना भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था 1945 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला, भारत की विदेश नीति का आधार क्या है? भारत की विदेश नीति का आधार क्या है? सैन्यवाद है, विस्तारवाद है, गुटनिरपेक्षता है या साम्राज्यवाद है? ध्यान रखना जो भारत की विदेश नीति है उसका आधार है गुटनिरपेक्षता। क्या आधार है? गुटनिरपेक्षता। ध्यान रखना। अगला, शीत युद्ध में प्रत्यक्ष युद्ध क्यों नहीं हुआ? शीत युद्ध में प्रत्यक्ष युद्ध क्यों नहीं हुआ? तो इसका कारण क्या था? एक तो नंबर 1 आर्थिक कारण था, या परमाणु हथियारों का भय था, या संयुक्त राष्ट्र था, या डी जनमत था। तो याद रखना जो शीत युद्ध में प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ वो केवल नहीं हुआ था परमाणु हथियारों का भय, यानी बी ऑप्शन सही है। परमाणु हथियारों का भय था कि अगर परमाणु हथियार चल गए तो एक दूसरा देश नष्ट हो जाएगा। अगला, शीत युद्ध में हथियारों की होड़ को क्या कहा गया है? ध्यान रखना शीत युद्ध में हथियारों की होड़ को क्या कहा गया? वैचारिक संघर्ष कहा गया, या सशस्त्रीकरण कहा गया, या उपनिवेशवाद कहा गया, या साम्राज्यवाद कहा गया? तो आपको बताना है कि शीत युद्ध में हथियारों की होड़ को क्या कहा गया है? तो इसका बी ऑप्शन सही है, सशस्त्रीकरण कहा गया है। क्या कहा गया है? सशस्त्रीकरण कहा गया है। अगला, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? पर्यावरण, व्यापार, पर्यावरण, सुरक्षा या मानवाधिकार? तो याद रखना है आपको कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो संबंधित है पर्यावरण से। किससे? ऑप्शन नंबर बी सही है, पर्यावरण से संबंधित है। अगला, संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना को क्या कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना को क्या कहा जाता है? रेड फोर्स, ब्लू हेलमेट, या ग्रीन फोर्स, या व्हाइट फोर्स? तो आप बताएंगे। तो याद रखना संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना को ब्लू हेलमेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लू हेलमेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, जिनेवा में, हैग में, या पेरिस में? तो याद रखना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो स्थित है वो है हैग में। कहाँ पर स्थित है? हैग में। अगला, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य कार्य क्या है? कानून बनाना, विवाद सुलझाना, शांति सेना भेजना, या आर्थिक सहायता करना? तो याद रखना कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य कार्य क्या है? तो इसको याद रखना, विवाद सुलझाना। क्या है इसका काम है? विवाद सुलझाना। क्या काम है? विवाद सुलझाना। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व राजनीति में शक्ति का प्रमुख आधार क्या है? विश्व राजनीति में शक्ति का प्रमुख आधार क्या है? जनसंख्या है, सैन्य क्षमता है, अर्थव्यवस्था है? तो एक आपको बताना है विश्व राजनीति में शक्ति का प्रमुख आधार क्या है? तो याद रखना ये सभी हैं डी। ऑप्शन नंबर डी सही है। जनसंख्या भी है, सैन्य क्षमता भी है, अर्थव्यवस्था भी है। ये शक्ति का प्रमुख आधार है, यानी आपकी जनसंख्या ज़्यादा होगी, या आपकी सैन्य क्षमता ज़्यादा होगी, या अर्थव्यवस्था, तीनों अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप दुनिया में, विश्व में सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। अगला, ब्रिक्स देशों का समूह किससे संबंधित है? ब्रिक्स देशों का समूह किससे संबंधित है? सैन्य संगठन से, उभरती अर्थव्यवस्था से, क्षेत्रीय संगठन से, या सांस्कृतिक संगठन से? तो आपको बताना है ब्रिक्स देशों का समूह किससे संबंधित है। ठीक है, तो इसका आंसर याद रखना, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, उभरती अर्थव्यवस्थाओं से। किससे? उभरती अर्थव्यवस्थाओं से। अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स में भारत के अलावा कौन सा देश शामिल है? ब्रिक्स में भारत के अलावा कौन सा देश शामिल है? जापान है, चीन है, जर्मनी है, या डी फ्रांस है? तो भारत के अलावा ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल है? तो याद रखना वो आंसर है बी, मतलब चीन। कौन सा देश शामिल है? बी ऑप्शन चीन। ठीक है। अगला, भारत को विश्व राजनीति में किस रूप में देखा जाता है? भारत को विश्व राजनीति में किस रूप में देखा जाता है? यानी कमजोर राष्ट्र में देखा जाता है, या क्षेत्रीय शक्ति में देखा जाता है, उभरती शक्ति में देखा जाता है, असफल राष्ट्र देखा जाता है? तो याद रखना विश्व राजनीति में
भारत को देखा जाता है उभरती शक्ति के रूप में। ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा है? सी, उभरती शक्ति के रूप में। अगला, वैश्वीकरण का सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा है? वैश्वीकरण का सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा है? शिक्षा के क्षेत्र पर, राजनीति के क्षेत्र पर, अर्थव्यवस्था पे या संस्कृति पे? तो याद रखना, जो वैश्वीकरण का सबसे ज्यादा अधिक प्रभाव पड़ा है वो पड़ा है अर्थव्यवस्था पर। किस पर पड़ा है? अर्थव्यवस्था पर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। किस पर पड़ा है? अर्थव्यवस्था पर। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3, 4, 5 या 6? तो याद रखना, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? आपको पता होना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अंग हैं, जिनमें सबसे बड़ा कौन सा है? या तो सुरक्षा परिषद है, या महासभा है, या सचिवालय है, या न्यायालय है? तो आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो ध्यान रखना, इसका सबसे बड़ा अंग होता है महासभा। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होता है? महासभा। सबसे बड़ा अंग होता है महासभा, याद रखना। बहुत सारे लोग इसको सुरक्षा परिषद की याद किए होंगे, लेकिन इसका आंसर जो सही है वो महासभा है। कौन सा है? महासभा। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी विश्व व्यवस्था को क्या कहा गया है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी विश्व व्यवस्था को क्या कहा गया है? एक ध्रुवीय कहा गया है, द्विध्रुवीय कहा गया है, बहुध्रुवीय कहा गया है, या द्विक्षेत्रीय कहा गया? तो याद रखना, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी विश्व व्यवस्था को कहा गया है द्विध्रुवीय। क्या कहा गया? द्विध्रुवीय। मतलब विश्व 2 भागों में बट गया था, एक तरफ सोवियत संघ, दूसरी तरफ कौन था? दूसरी तरफ था अमेरिका। आगे देखते हैं, भारत चीन संबंधों में प्रमुख समस्या क्या है? भारत चीन संबंधों में प्रमुख समस्या क्या है? व्यापार है, सीमा विवाद है, भाषा है, या संस्कृति है? तो याद रखना, जो भारत चीन संबंधों में प्रमुख समस्या का कारण है वो है सीमा विवाद। क्या है? सीमा विवाद, और कोई कारण नहीं है। ठीक है। अगला, वैश्विक आतंकवाद किससे संबंधित समस्या है? वैश्विक आतंकवाद किससे संबंधित समस्या है? शिक्षा से, स्वास्थ्य से, सुरक्षा से, या संस्कृति से? तो याद रखना, जो वैश्विक आतंकवाद जो संबंधित है वो केवल सुरक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? सुरक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? युद्ध था, शांति थी, सैन्य संगठन था, या विस्तारवाद था? तो याद रखना, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था शांति। क्या था? शांति स्थापित करना। अगला, संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक एवं सामाजिक परिषद क्या कहलाता है? संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक एवं सामाजिक परिषद क्या कहलाता है? WHO कहते हैं, यूनेस्को कहते हैं, या इसको सोस कहते हैं, या यूनिसेफ कहते हैं? तो याद रखना है आपको, जो संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है उसको कहते हैं हम लोग इकोसोस। क्या कहते हैं? इकोसोस, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शीत युद्ध के समय अमेरिका की स्थिति क्या थी? अमेरिका क्या था? क्षेत्रीय शक्ति थी, महाशक्ति थी, कमजोर थी, या तटस्थ थी? तो याद रखना है, जो शीत युद्ध हुआ था उस समय, जो शीत युद्ध के समय अमेरिका की स्थिति बहुत महाशक्ति के रूप में उभरा था। कैसा उभरा था? महाशक्ति। मतलब केवल 2 ही शक्तियां थी, एक तो अमेरिका और एक दूसरा था सोवियत संघ। दोनों ही महाशक्तियां थी। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध के दौरान भारत ने किस नीति का पालन किया था? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर ऐसी वीडियो आप लोग और भी चाहते हैं, हर लेसन की चाहते हैं तो उसके लिए भी, या हर सब्जेक्ट की चाहती हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। मैं आप लोगों के लिए मदद करने के लिए ऐसी हर सब्जेक्ट की जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनकी वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार फिर से कह दें कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।